गुड मॉर्निंग सभी को। कौटिल्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज अपन बात करेंगे जो भी अपने पावर सिस्टम के बाकी टॉपिक है, क्योंकि देखिए अपने जनरेशन और ट्रांसमिशन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कर लिए थे। आज अपन टॉपिक के जिस टॉपिक के न्यूमेरिकल करेंगे उसमें एक तो होगा अपना कोरोना इफेक्ट, एक होगा सुरक्षा युक्तियाँ, और एक और जो भी अपना छोटा मोटा टॉपिक होगा उसके बारे में। तो करें स्टार्ट। आ जाइए, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर किसके बारे में आया है, सुरक्षा युक्तियाँ। यहाँ से देखो 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते हैं। एक यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है फ्यूज की रेटिंग या सर्किट ब्रेकर की रेटिंग। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाइए यहाँ पर। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 1000 वाट शक्ति और 230 वोल्टता के लिए फ्यूज अनुमतांक की गणना करें। अनुमतांक का मतलब क्या, रेटिंग। अब आप मेरे को पहले मैं एक दो पॉइंट पूछूंगा आपको। पहला जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूज की क्षमता हमेशा किस में होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, फ्यूज की क्षमता किस में होती है। तो आपको देखो ऑप्शन से भी पता लगा है, फ्यूज की क्षमता हमेशा किस में होती है, एम्पियर में। तो ये अपने पॉइंट लिख दिया, एक तो याद रखना आगे हमेशा। और आप सबको पता है एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्यूज को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो क्या कहेंगे, इसे इसे परिपथ में इसे परिपथ में कैसे लगाते हैं अपन, फेज वायर के श्रेणी क्रम में। ये भी एग्जाम में पूछ रखा है और ये अपना नियम भी है। कोई बता सकते ये कौन सा आई का रूल है जिसमें यह बताया गया है कि सुरक्षा युक्तियों को सामान्यतः फेज वायर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये है रूल नंबर, जल्दी से कमेंट करके बताइए ये कौन सा रूल है जो अपने को बताता है कि सुरक्षा युक्तियां या कटआउट को हमेशा फेज वायर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, अर्थात इसे कभी भी न्यूट्रल या अर्थिंग वायर में नहीं लगाया जाता है। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो इसे परिपथ में फेज वायर में लगाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूज पदार्थ किसका बना होता है। तो किसका बना होता है, तो याद रखना फ्यूज पदार्थ बना होता है टिन प्लस लेड या सीसा। अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इसमें टिन और लेड की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखना टिन की मात्रा होती है 63% और लेड की मात्रा होती है 37%। और इसी पदार्थ का याद हो तो अपन उपयोग करते हैं सोल्डर के निर्माण में। आई रूल नंबर 35 गलत है। किसने बताया, आशीष। गलत है। 35 तो क्या है, सुरक्षा। याद हो तो आपको सुरक्षा लगाते हैं अपन। जो आपने बड़े बड़े पोलों के ऊपर देखिए क्या होता है, हड्डियों का ढांचा बना हुआ एक अपन आकृति लगाते हैं, वो होता है। तो ये तो होता है खतरे से सावधान के लिए 35 है। ये कौन बता रहे हैं, 54 गलत है। 54 भी, 54 अगर आपको याद हो तो 54 क्या होता है, वोल्टता ड्रॉप से संबंधित है कि पारेषण लाइनों के उपभोक्ता सिरे पर वोल्टेज ड्रॉप का मान +-6% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये गलत है। हाँ, वेरी गुड प्रीति कुमारी, बहुत अच्छा, सही आंसर दिया है कि रूल नंबर 31 ये बंदी पड़ती है। वेरी गुड कि रूल नंबर 31 सही है। रूल नंबर 31 ये कहता है कि हमेशा ध्यान रखना फेज वायर में मानव की सुरक्षा के लिए सुरक्षा युक्तियां या कटआउट को हमेशा फेज वायर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वेरी गुड। आइए यहाँ पर, तो मात्रा कितनी होती है टिन प्लस लेड की, और क्या इसका इंपॉर्टेंट बिंदु होता है, महत्वपूर्ण, या यहां पर लिख दो पदार्थ की क्या क्वालिटी होती है। तो देखो इसकी क्वालिटी क्या होती है, निम्न गलनांक बिंदु। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, याद रख लेना। निम्न गलनांक बिंदु वह उच्च प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता लिखिए, ध्यान रख लेना। प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक। या यही आपको एक और या करके लिखो, क्या होगा, निम्न गलनांक बिंदु वह उच्च चालकता। ये ध्यान रख लेना। अब देखो यहां पर मैं एक और पॉइंट बोल देता हूं आपको पहले ही कि बहुत सारे एग्जाम हैं जो इसके ऑप्शन को अलग अलग मानता है। क्योंकि आप देखोगे तो जो भी स्टेट लेवल होता है वो हमेशा ये मानता है कि इसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसकी 10 प्लस लेड की। लेकिन अपन वैसे अपन कंपेरिजन करके देखें कि कॉपर और एल्यूमिनियम की तुलना में तो इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। इसी कारण मैंने यहाँ पे लिखा उच्च प्रतिरोधकता। तो आप देखना अपने एग्जाम में क्या दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ये पॉइंट याद रखना यहाँ से। अब अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पर पी का मान दे रखा है 1000 वाट, और अपने को क्या दे रखा है, वी का मान दे रखा है 220 वोल्ट। अपने को बात किसकी हो रही है, आई की। तो कौन बताएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखो अपन कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। जब देखो पावर फैक्टर ना दे तो पावर फैक्टर हमेशा अपन यूनिटी ही मानते हैं, ठीक है ना। नहीं दे तो कोई बात नहीं। अब लेकिन मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, आप यहाँ पर आप ही बताओ मेरे को कि एस पी बराबर √3 VI लगाऊं या P बराबर VI लगाऊं। अब इसका आंसर कौन देता है सही, कि फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है
कि फॉर्मूले दोनों सही है, लेकिन अब यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, पहला या दूसरा। पहला लगाऊंगा तो क्यों, दूसरा लगाऊंगा तो क्यों। तो देखिए सिंपली अपन अगर बात करें तो फ्यूज का प्रयोग हमेशा वितरण प्रणाली में किया जाता है। मतलब अपन जनरली कहते हैं घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए, और घरेलू में बात होती है तो हमेशा सिंगल फेज की बात होती है, और सिंगल फेज में बात होती है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला। बस ऐसे याद रखिए आप। सर्किट ब्रेकर में आएगा तो वहां पर ध्यान रखना, तो P बराबर क्या लगाएंगे अपन फॉर्मूला, VI। तो I का मान क्या होगा, P अपॉन V। P का मान कितना दिया हुआ है 1000 अपॉन V का मान कितना दिया हुआ है 220। एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आया 100/22, अप्रोक्सीमेट 4 के लगभग आ रहा है। तो 4 तो दो ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए इसका। तो देखो यहाँ पर भाग देकर देख लो तो कितनी बार जाएगा, 4 बार 88, पीछे कितने रहे 12, सही है 4.54 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना, बी होगा, जो लगभग आपके भी सही आया, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, P बराबर VI। सुरक्षा युक्तियां जब भी हो तो हमेशा याद रखना, सुरक्षा युक्तियों में अपने को अगर MCB या क्या पूछ ले फ्यूज, तो फॉर्मूला ये लगाते हैं। अगर सर्किट ब्रेकर है तो वहां पर लगाते हैं √3 VI। आइए यहाँ पर आज का अपना दूसरा क्या पूछ रहा है, एक 11 kV 500 MVA 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी प्रदोष के कारण अचानक बंद हो जाता है, रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इसमें अगर सुरक्षा में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं तो सर्किट ब्रेकर का ही मानता हूं, सबसे ज्यादा संभावना इसी से ही है। अब देखो मैं इसके बारे में पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सर्किट ब्रेकर, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, परिपथ वियोजक। सबसे पहले एग्जाम में क्या पूछते हैं, इसमें कितने सिंबल होते हैं, तो कोई बता इसमें कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, कौन बताएगा आप में से, कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, क्या सिंबल होता है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ध्यान रख लेना। तो अगर बात करूं तो इसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है अपना फिक्स्ड और दूसरा होता है अपना मूवेबल। ये भी ध्यान रखिए, ये जो ऊपर बनाया है ये तो है मूवेबल, का मतलब क्या हुआ, गतिशील। तो ये है अपना गतिशील संपर्क। देखो जितने भी क्वेश्चन और इसके कॉन्टैक्ट बनते हैं मैं आपको सारे के सारे करा रहा हूं। ये होता है अपना स्तर कॉन्टैक्ट, स्तर संपर्क। दूसरा, सर्किट ब्रेकर को परिपथ में कैसे लगाते हैं, तो याद रखना इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, रेटिंग। सबसे ज्यादा पूछते भी यही है कि सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किसमें होती है। तो आइए यहां पर अपन बात कर रहे हैं रेटिंग के बारे में। तो कोई बता सकते हो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किसमें होती है, आ जाओ यहां पर। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग। तो याद लिखो, परिपथ वियोजक की रेटिंग, परिपथ वियोजक की क्षमता किसमें होती है, MVA में होती है। अब बता सकते हो आप, जल्दी से कमेंट करके बताइए तो MVA किसका मात्रक होता है, MVA किसका मात्रक होता है। फिर अपन अगले अपने आप फॉर्मूले लिखते रहेंगे। वेरी गुड, प्रीति ने सही दिया है, राकेश ने सही आंसर दिया है कि इसकी रेटिंग MVA में होती है। तो बताइए तो MVA कौन सी शक्ति का मात्रक होता है, तो परिपथ वियोजक की क्षमता MVA में होती है। MVA का पूरा नाम होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। पूरा नाम क्या होता है, मेगा वोल्ट एम्पियर। क्योंकि अगर अपने को इसका पता है तो अपन झट से बता सकते हैं फॉर्मूला, केवीए या एमवीए नहीं, जनरली अपन एमवीए में ही कहते हैं, ध्यान रख लो। केवीए ठीक है, जब ऑप्शन में अगर नहीं है तो केवीए की तरफ भागो, नहीं तो हमेशा एमवीए ही लिखो। तो यहां पर देखो अपने पास शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है शक्ति या पावर, एक होती है अपनी एक्टिव पावर, जिसे अपन कहते हैं वास्तविक शक्ति, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पी से, जिसका फॉर्मूला होता है सिंगल फेज में या 3 फेज में। तो सिंगल फेज में इसका फॉर्मूला होता है P बराबर VI कोस फाई, और 3 फेज में इसका फॉर्मूला होता है √3 VL IL कोस फाई, या 3 V फेज I फेज कोस फाई। एक हो गया। दूसरा, इस पावर का मात्रक होता है हमेशा वाट। क्या होता है, वाट, किलोवाट, मेगावाट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी देखिए, दूसरी अपनी होती है रिएक्टिव पावर, जिसे अपन कहते हैं प्रतिघाती शक्ति। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे अपन, Q से। ये भी लिखो तो लिख दो, एक्टिव पावर का उपभोग कौन करता है, प्रतिरोध। इंडक्टर तथा कैपेसिटर एक्टिव पावर का उपभोग नहीं करते हैं, एग्जाम में पूछ रखा है। बात करते हैं इसका फॉर्मूला,
तो सिंगल फेज में क्या होता है, तो सिंगल फेज में होता है Q बराबर VI साइन फाई। और बात करते हैं अगर थ्री फेज में, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर √3 VL IL साइन ऑफ फाई। या लिख दो 3 ऑफ V फेज I फेज साइन ऑफ फाई। बात करते हैं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखना इसका मात्रक होता है अपना VAR या KVAR या MVAR। VAR का मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और तीसरी, इस पावर का उपभोग कौन करता है, लिख दो। इसका उपभोग का मतलब समझते हो ना, इसका उपभोग इंडक्टर तथा कैपेसिटर के द्वारा किया जाता है। प्रतिरोध इस पावर का उपभोग नहीं करता है, अर्थात आर में इसका मान हमेशा कितना होता है, 0। उसमें भी लिखो तो लिख दो, इसमें एल वह सी के लिए 0 होती है और आर इसका उपयोग करता है, आर उपभोग करता है। और तीसरी अपनी शक्ति होती है कौन सी, तो लिखो यहां पर एपेरेंट पावर, आभासी शक्ति, एपेरेंट पावर, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एस से। और इसका अपना फॉर्मूला क्या होता है, तो एस बराबर होता है √3 VI। क्या होता है, √3 VI VL इंटू IL। बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है, देखो यहां से पता लगे आपको, वोल्ट एम्पियर या KVA या MVA। तो यही फॉर्मूला अपने आगे काम आएगा। तो तीनों बातें समझ में आ गई आपको। अब आइए अपने मेन न्यूमेरिकल के अंदर। ये क्यों बताया, क्योंकि आगे आपको ध्यान रखना है। तो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग हमेशा किस में होती है, MVA। MVA का मतलब क्या होता है, तो अपन जानते हैं S बराबर होता है √3 इंटू VL इंटू IL। एक और पॉइंट लिखो तो यहां पर लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है ब्रेकिंग क्षमता, और ये स्टार करके लिखो इसको, ब्रेकिंग क्षमता। और दूसरी होती है मेकिंग क्षमता। मेकिंग का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अपन जानते हैं सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, अपने आप संपर्क को खोलता है और अपने आप संपर्क को वापस बंद करता है। तो इसकी रेटिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ब्रेकिंग क्षमता और मेकिंग क्षमता। इसे हमेशा आरएमएस वैल्यू में प्रदर्शित किया जाता है, आरएमएस वैल्यू में प्रदर्शित किया जाता है। यह भी एग्जाम का पॉइंट है, ध्यान रख लेना। इसी कारण दिया हुआ वोल्टेज हमेशा आरएमएस वोल्टेज होता है। फिर भी इसने लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग क्षमता अपने आप में किसमें होती है, आरएमएस में ही होती है। और मेकिंग क्षमता हमेशा किसमें होती है, तो याद रखना मेकिंग क्षमता हमेशा होती है पीक वैल्यू में। तो पीक वैल्यू में प्रदर्शित करते हैं, याद रह जाएगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी रिलेशन के कारण ही मैंने ये बातें लिखी है। ये रिलेशन क्या होता है कि मेकिंग क्षमता, किसी को पता है, पता हो तो कमेंट करके बताओ, मेकिंग क्षमता और ब्रेकिंग क्षमता में क्या रिलेशन होता है। तो 2.55 इंटू क्या होती है, ब्रेकिंग क्षमता होती है। तो अगर आपने मेकिंग क्षमता निकाल दी है तो अपन ब्रेकिंग क्षमता निकाल सकते हैं, और अगर आपने ब्रेकिंग क्षमता निकाल दी है तो मेकिंग क्षमता भी अपन निकाल सकते हैं। तो अब बताओ, यहां से अपने को इसी का ही मान निकालना है, तो IL का मान निकालूं यहां से, तो IL बराबर क्या आएगा मेरे पास, तो IL बराबर आएगा S/√3 VL। क्योंकि आप सबको पता है सर्किट ब्रेकर हुआ या जो भी सुरक्षा युक्तियां होती है वो हमेशा ओवर धारा से उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमेशा ब्रेकिंग का मतलब यही होता है। अब देखो IL बराबर, S का मान आपको कितना दिया हुआ है, 500 MVA। तो ये 500 M का मतलब क्या हुआ, 10⁻6 VA अपॉन √3 इंटू V का मान कितना दिया हुआ है, 11 kV। तो ये लिख दिया मैंने 11 इंटू 10⁻3। अब इसका सॉल्यूशन करिए जल्दी से। ब्रेकिंग एफिशिएंसी का मान मेकिंग एफिशिएंसी से, हाँ सही बात है। कितने गुना अधिक होता है ये भी लिख दो, कितने गुना अधिक होता है, तो लगभग 2.5 गुना अधिक होता है। कितने गुना अधिक होता है, तो 2.5 गुना अधिक होता है। अब इसको सॉल्यूशन करिए तो एक बार, जब अपन ने इसको काटा तो ये कितनी बार गया, 10⁻3। तो क्या है अपने पास आंसर, अपने पास आंसर आया 500 इंटू √3 का मान कितना होता है 1.732 इंटू 11। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा कितना, 26 आएगा। किसमें, क्योंकि देखो ये किलो लिखा हुआ है, तो ये इसकी जगह लिख दूं किलो एम्पियर, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻3 कर दो एम्पियर, या 26 किलो एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, डी ऑप्शन सही है। आगे समझ में सबको। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। सुरक्षा में, तो सुरक्षा में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सुरक्षा में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से ही बनता है, सर्किट ब्रेकर से। तो इसका अपना सही आंसर होगा डी। आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए,
एक 1000 MVA 33 kV 3 फेज सर्किट ब्रेकर किस त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है, रेटेड मेकिंग करंट होगा। अब देख लीजिए, अगला भी पूछ लिया आपको, तो पहले आप ब्रेकिंग निकालो, फिर उसको क्या करो आप 2.55 से गुणा कर लो। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको, एस का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000 MVA, तो ये लिख दिया मैंने MVA। एम को हटा दूं तो 1000 इंटू 10 की घात 6 VA। आपको वोल्टेज भी दिया हुआ है 33 kV, के को हटा दो तो 33 इंटू 10 की घात 3 वोल्ट। निकालना क्या है, मेकिंग करंट, लेकिन इससे पहले अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, ब्रेकिंग करंट IB, क्योंकि IB हो गया तो अपन जानते हैं आई ऑफ मेकिंग करंट, आई ऑफ मेकिंग धारा बराबर होती है 2.55 इंटू आई ऑफ ब्रेकिंग धारा। बस ये रिलेशन होता है, अपने पहले लिख दिया है। जल्दी से बताइए अब इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेशन आप लोगों को ही करनी है। सॉरी सर, मिस्टेक से गलती लिखी, क्या गलती लिखी आपने, ब्रेकिंग एफिशिएंसी बराबर, हाँ ये तो पूरा गलत उल्टा लिख दिया। आ जाओ यहां पर बताओ इसका, तो क्या होगा, एस बराबर होगा √3 V इंटू IB होता है, तो IB का मान निकालो यहां से, तो IB बराबर हो जाएगा S अपॉन √3 V। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 1000 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन √3 इंटू V का मान कितना है 33 इंटू 10 की घात 3, 10 की घात 3 से 10 की घात 6 गया, पीछे कितना रहा 10 की घात 3, तो कितना आ रहा है इसका मान अपॉन 1.732 इंटू 33। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, आई ब्रेकिंग का मान जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा अपने पास 17.49 एम्पियर। सॉल्व करके देख लेना एक बार। अब आपके पास ये मिल गया है तो मैं इसका मान भी निकाल सकता हूं, IM बराबर 17.5 लिख दूं मैं, ये लिखा हुआ पड़ा है 17.5 इंटू, ये क्या है किलो में है ध्यान रख लेना, इंटू क्या है 2.55, तो ये तो गलती मत कर देना, ये किसकी रेटिंग है, ये ब्रेकिंग धारा की रेटिंग है, ये ब्रेकिंग करंट। अब इसकी लगभग कितने गुना, 2.5 गुना, तो 2.5 गुना कौन सा आंसर होगा आप खुद देखो, 3 से गुना करूं तो लगभग कितना आता है मेरे पास 50 आता है, तो यहां पर देखिए कितना होगा अपना आंसर इसका, तो IM बराबर हो जाएगा 44.6 किलो एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना ए होगा, तो 796 का सही आंसर क्या होगा अपना ए होगा। किसी को डाउट यहां पर, नेक्स्ट आगे आइए, अगला देखिए। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, तो पहले थे अपने न्यूमेरिकल किसके, सर्किट ब्रेकर मतलब सुरक्षा युक्तियों के, अब है अपने किसके न्यूमेरिकल है, अर्थिंग एंड केबल, केबल के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं ध्यान रख लेना। तो इसका बताइए क्या होगा जल्दी से आंसर, पावर सिस्टम ब्रह्मास्त्र बुक में नहीं है, पावर सिस्टम ब्रह्मास्त्र बुक में है लेकिन उतनी ही है जितने ITI के अनुसार है, ठीक है ना, हाँ ये बात सही है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्या कह रहा है 10 एम्पियर की धारिता धारा वाली किसी स्थापना में लीकेज करंट से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा किसने, अब आपको अगर पता है तो लीकेज धारा के संबंधित रूल कौन सा है, कौन बताएगा, बहुत देखो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 रूल है जो इंपॉर्टेंट है, तो लीकेज धारा के बारे में रूल नंबर कौन सा है कोई बता सकते हो, तो यहां पर जो रूल नंबर है वो है अपना IE 48, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 48। क्या कहता है, उपभोक्ता सिरे में, उपभोक्ता का मतलब जानते हो ना, दो होते हैं, एक उपभोक्ता एक आपूर्तिकर्ता, उपभोक्ता सिरे पर लीकेज धारा का मान, लीकेज धारा का मान पूर्ण लोड धारा के, पूर्ण भार धारा के, जिसे अपन कहते हैं फुल लोड करंट, फुल लोड करंट के 1/5000 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ज्यादा नहीं हो सकता है। ये रूल नंबर कौन सा है 48। इसी प्रकार यहां पर रूल नंबर एक और है 49, जो क्या कहता है कि यदि उपभोक्ता सिरे पर लीकेज धारा का मान इससे अधिक है तो उसको 48 घंटे का पहले अल्टीमेट देने के बाद भी अगर धारा का मान नियंत्रित नहीं होता है तो उसके सप्लाई को कट किया जा सकता है, तो वो रूल नंबर है 49। तो अब आप निकाल सकते हो, निकालनी क्या है आपको, लीकेज धारा। तो देखो यहां पर लीकेज धारा क्या बोला, फुल लोड धारा के कितने गुना, तो ये लिख दिया फुल लोड धारा के 1/5000 से अधिक नहीं हो सकती है। अब करिए इसको सॉल्व, तो करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, IF का मान कितना दिया मेरे को 10/5000। अब इसको सॉल्व करो तो मैं इसको मिली में, क्योंकि मेरे आंसर सब मिली में आ रहे हैं तो मैं इसको मिली कर दूं, तो क्या करूं मैं यहां से देखो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 × 10 की घात 3
अब देखो 5 से ये कितनी बार गया, 2 बार, और जब ये ऊपर आएगा तो क्या लिखेंगे अपन इसको, 2 इंटू 10 की घात -3 एम्पियर। ये तो एम्पियर में आएगा, लेकिन एम्पियर में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मिली एम्पियर। देखो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ये देखो बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, बी ऑप्शन सही है। जितेंद्र वेरी गुड, सही दिया आंसर आपने, 2 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको आराम से। सिंगल कोर केबल के डाई इलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दबाव क्रमशः आपको दे रखा है। अधिकतम दबाव का मान भी दे रखा है, न्यूनतम दबाव का मान भी दे रखा है, और वो भी आरएमएस में। यदि कंडक्टर का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, मान लें कि 5 का प्राकृतिक लघु गुणक, अब ये तो log 5 का बोला है, क्योंकि इसमें आंसर आएगा वो log की टर्म में आएगा। तो कोई बता सकते हो कितना आंसर होगा, इसका आंसर बताओ जल्दी से। ये है सारा का सारा पूरा न्यूमेरिकल है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले अपने को लिखना जरूरी था कि दिया हुआ क्या क्या है। सिंगल कोर केबल के डाई इलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दबाव, तो जी मैक्स, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी मैक्स। तो जी मैक्स का मान कितना दिया हुआ है 50 केवी प्रति सेंटीमीटर, और जी मिनिमम का मान भी आपको दे दिया है, कितना दिया हुआ है 10 केवी प्रति सेंटीमीटर। तो आप मेरे को कोई बता सकते हो, एक बार कमेंट करके बताइए तो, कि इस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान केबल में अधिकतम कहां पर होता है और न्यूनतम कहां पर होता है। जल्दी से बताइए अधिकतम कहां पर होगा और न्यूनतम कहां पर होगा। देखो ये कौन है, शिवांगी कुमारी, इन्होंने आंसर भी दे दिया, मतलब ये लग रहा है मेरे को इन्होंने सामने बुक खोल कर रखी हुई है, क्योंकि इतना ये सिंपल नहीं है, इसकी कैलकुलेशन काफी बड़ी है। सर इसका पीडीएफ आप नहीं मिलेगा, अब पीडीएफ नहीं मिलता इनको, मिलता है ना पीडीएफ इसका आपको। तो आए यहाँ पर, तो जी मैक्सिमम आपको दे रखा है, जी मिनिमम दे रखा है आपको, और अपन जानते हैं, देखो यहाँ पर एक आपके सामने मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है केबल में एक अपन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते हैं, सिम्बास। पता है आपको इसके पूरे नाम क्या क्या होते हैं, अगर ये याद है तो केबल लगभग हो जाएगी। सी का मतलब कंडक्टर, और यहीं पर सबसे अधिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, सॉरी तनाव, तनाव सबसे अधिक कहां पर होता है, कंडक्टर पर। आई का मतलब इंसुलेशन, एम का मतलब मेटेलिक सीट, किसकी बनी होती है, लेड की। बी फॉर बेडिंग, किसकी बनी होती है, जूट या कपास की। ए फॉर आर्मोरिंग, किसकी बनी होती है, तो स्टील की। जो यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए लिखते हैं, अपन इसको लिखेंगे पूरा, आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CIMBAS, मैं देखो इसको पूरा लिख रहा हूं आपके सामने। पहले तो इसका पूरा नाम लिखिए, सी का मतलब क्या है, तो याद रखना सी का मतलब होता है कंडक्टर। कंडक्टर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का। और लिखो यहां पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, या कंडक्टर की सरफेस पर, कंडक्टर की सतह पर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या तनाव, सतह पर तनाव अधिकतम होता है। तो कहां पर, जिसे अपन कहते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट तनाव अधिकतम कहां पर होता है, कंडक्टर की सरफेस पर। आई फॉर क्या होता है, इंसुलेशन। इंसुलेशन के रूप में अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना लेदराइट पेपर, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, ध्यान रख लेना, लेदराइट पेपर का प्रयोग करते हैं। एम फॉर क्या होती है, मेटेलिक सीट, मेटेलिक सीट किसकी बनी होती है, तो याद रखना लेड, मतलब शीशा या एल्यूमिनियम की। क्या कार्य होता है, तो इंसुलेशन की सुरक्षा के लिए, तो इंसुलेशन की सुरक्षा के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, अपन प्रयोग करते हैं मेटेलिक शीट का। नेक्स्ट अगला देखिए क्या है अपने पास, बेडिंग, यहां लिख देता हूं बेडिंग। बेडिंग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो लिखो जूट वह कपास। क्या कार्य होता है, तो ये करता है मेटेलिक शीट और आर्मोरिंग के मध्य कोरोजन से सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या लिखेंगे, मेटेलिक शीट की, मेटेलिक शीट की आर्मोरिंग से, आर्मोरिंग से सुरक्षा प्रदान। इसी कारण तो आपने क्या लिया, देखो जूट लिया है, सुरक्षा प्रदान कौन करता है, बेडिंग। ए का मतलब क्या होता है, आर्मेरिंग, आर्मेरिंग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, स्टील। क्या कार्य होता है,
तो केबल की यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, केबल की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाना, मतलब मजबूती प्रदान करना। और एस का मतलब क्या होता है, सर्विंग। क्या कार्य करती है, तो ये करती है आर्मेरिंग की वातावरणीय प्रभावों से सुरक्षा प्रदान। तो ये देखो आपके केबल हो गई यहां पर। केबल में एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट है केबल का वर्गीकरण, बाकी केबल में इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए जल्दी से, अब इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, तो देखो अपन इस प्रकार से बनाते हैं। देखो जो अपन अभी बनाया ना ऊपर, ये देखिए डायग्राम। तो डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो इसका किस प्रकार से बनाऊंगा, इस प्रकार से। देखो ये होता है मेरा कंडक्टर, इस प्रकार से ये ले रहे होती है। ठीक है, ये सबसे बाहरी मान लीजिए सर्विंग है, और ये क्या है अपनी कंडक्टर। तो ये अपने डायमीटर लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो डायमीटर अधिकतम कहां पर होता है, तो अपन जानते हैं अधिकतम कहां पर होता है, कंडक्टर की सरफेस पर। और न्यूनतम कहां पर होता है, तो न्यूनतम होता है हमेशा कहां पर, सर्विंग पर। तो अपन यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये स्मॉल डी लिख दो, ये डी लिख दो कैपिटल डी। तो अपने पास एक फॉर्मूला मिलेगा यहां पर, जी मैक्स अपॉन जी मिनिमम, जो किसके बराबर होगा, डी अपॉन डी के। हो जाएगा यहां से। तो यहां से जल्दी से अपन किसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैपिटल डी, क्योंकि अपने को डी का मान दे रखा है। कंडक्टर का व्यास, कंडक्टर का व्यास कितना दे रखा है, कंडक्टर का व्यास जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, उसका मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो अपन कैपिटल डी का मान यहां से निकाल सकते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, जी मैक्स अपॉन जी मिनिमम इंटू डी। मान रखिए यहां पर 50 अपॉन 10 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब तो अपने को सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला भी सबको आता होगा कि जब भी अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, जी मैक्स बराबर 2v अपॉन डी लॉग डी अपॉन डी। इसी कारण ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं होगा। तो क्या होगा, जी मैक्स बराबर, जी मैक्स का मतलब क्या हुआ, कंडक्टर की अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो वो कितनी होती है, दे रखिए आपको 2v अपॉन डी। डी कौन सा, कंडक्टर वाला, डी लॉग डी अपॉन डी। मान रखिए और आराम से इसका v का मान निकालिए। तो v का मान अगर मैं यहां से निकालूं तो v बराबर क्या आ जाएगा आपके सामने, तो v बराबर आ जाएगा जी मैक्स इंटू डी इंटू लॉग ई डी अपॉन डी। अब करिए इसको, ये फॉर्मूला, और यहां से अपन v का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लोगे, d बराबर मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, कर लोगे इसका आंसर अब तो ये आपका होमवर्क है, इसका अब कैलकुलेशन आपको खुद को ज्ञात करनी है। फिर भी अगर नहीं हो तो कल कमेंट करके बता देना, अपन इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। क्योंकि और सब कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पर, सब कुछ सामने, जी मैक्स का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, और डी का मान अपन ने निकाल दिया है, ये रहा, और स्मॉल डी का मान ये रहा 2। सबका मान रखिए और अपने आप आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, जो आप पहले ही बता रहे थे, क्या आएगा, 80.5 किलोवोल्ट। कर लोगे, नेक्स्ट आगे आइए। क्या लिखा है, हम से भाई, ये क्वेश्चन पहले ही लगा दिया, ओके ओके, तब ठीक, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे आइए, तो ये लिख देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट क्या है, सिंगल कोर केबल का पैरा विद्युतांक में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल क्रमशः 50 केवी प्रति सेंटीमीटर और 10 केवी प्रति सेंटीमीटर है। यदि कंडक्टर का व्यास है तो इंसुलेशन की मोटाई क्या होगी, कंडक्टर का व्यास ही नहीं दिया हुआ है, तो अपन कैसे करें, क्या कंडक्टर का व्यास दे रखा आपको, तो ये क्वेश्चन अपन यहाँ पर मान लो ऐसे ही, लेकिन अपन माने तो भी क्या माने, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अधूरा है, क्योंकि यहाँ पर कह दिया यदि कंडक्टर का व्यास है, लेकिन व्यास बोला नहीं कितना है, तो अपन इसको नहीं बता पाएंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अधूरा है। रुक गए यहाँ पर, नेक्स्ट आगे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, कोरोना। कोरोना के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रख लेना। क्या क्या है देखिए, 400 MVA 20 kV के तुल्यकालक जनरेटर में तुल्यकालक प्रतिघात 0.3 पर यूनिट है। 200 MVA और 40 kV के आधार मान तुल्यकालक प्रतिघात होगा। तो ये आपको एक फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर देखो पर यूनिट इंपीडेंस क्या होता है, ये कोई हार्ड नहीं है, एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है, क्या है, पर यूनिट इंपीडेंस, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी अपन निकालते हैं उसके नीचे जैसे जेड निकालना है तो जेड पर यूनिट निकाल देते हैं। तो जब भी नए बेस पर निकालते हैं अपन पर यूनिट, तो जेड पर यूनिट न्यू, किसी को फॉर्मूला पता है, जेड पर यूनिट। पर यूनिट का मात्रक क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, पर यूनिट हमेशा मात्रकहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, मात्रकहीन, ओल्ड इनटू, अब पावर का क्या होगा, समानुपाती, तो MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड, मतलब पावर के तो क्या होगी, समानुपाती, और वोल्टेज के क्या होगी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो V ओल्ड का होल स्क्वायर अपॉन V न्यू का
होल स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, मेरे ख्याल से सबको याद भी होगा ये तो। अब अपने को यहाँ पर मान रखना है, देखो जेड पर यूनिट ओल्ड मान कितना दिया हुआ है 0.3, तो ये रख दिया 0.3 एमवीए न्यू, क्योंकि अपने को इस पर निकालना है तो ये हमेशा न्यू होती है और ये हमेशा क्या होती है, ओल्ड होती है। तो कर लेंगे अपन, न्यू का मान कितना दिया हुआ है 200, ओल्ड का मान कितना है 400 इंटू वी ओल्ड, ओल्ड कितना था 20 केवी, तो 20 इंटू 20, वी न्यू कितना है अपना 40 इंटू 40। करिए इसको सॉल्व करके, कितनी बार गया है देखो, पूरे काट लो मैं इसको, ये गया इसे 2 बार, ये गया इसे 2 बार, ये गया इसे 2 बार, तो कितना आ जाएगा 0. ओल्ड कौन सा इसमें, हाँ सही है, आधार ये है, तो जो आधार होता है वो हमेशा न्यू होता है, उल्टा लिखा अपन ने, बाकी ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि आधार जो भी आधार होता है वो हमेशा न्यू होता है। तो यहाँ पर देखो, तो अपना यहाँ पर सबसे पहले अपने को निकालना इसके ऊपर है, और ये कौन सा होगा ओल्ड वाला, और ये कौन सा है अपना न्यू वाला। फॉर्मूले में रखिए मान, अब तो ओल्ड वाला कितना है 400, न्यू वाला कितना है 200 इंटू 40 इंटू 40 अपॉन 20 इंटू 20। करिए इसको सॉल्व, हाँ ओल्ड अपन न्यू होगा, सही बात है, वेरी गुड। तो ये कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कर लीजिए इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा 0.3 इंटू, तो कितना आ जाएगा 2.4 पर यूनिट। है कोई आंसर यहाँ पर, बी ऑप्शन अपना सही है। लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल अपन के एग्जाम में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि देखो इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैसे देखो इसमें डेटा काफी आते हैं, कभी कभार तो ये जब आते हैं जब अपन ईएस का एग्जाम देते हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन अपन के एग्जाम में नहीं आएंगे, आप प्रैक्टिस मत करो भले। नेक्स्ट इसका बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस, किसका है ये क्वेश्चन, कोरोना का। तो वो कोरोना का नहीं था क्वेश्चन, वो था पर यूनिट इंपीडेंस का क्वेश्चन था, ध्यान रख लेना। इसका बताइए जल्दी से, नेक्स्ट, यदि सभी परिस्थितियों को सामान्य माने तो 50 हर्ट्ज पर व्याप्त कोरोना 4 किलोवाट है, तो 75 हर्ट्ज पर व्याप्त कोरोना के मान का परिकलित कीजिए। तो किसी को पता है यहाँ पर कोरोना हानि, ये एक रिलेशन होता है, ध्यान रख लेना, कोरोना हानि समानुपाती होती है किसके, F+25 की, ये मेरे ख्याल से सबको रिलेशन पता भी होगा, किसके समानुपाती होती है, F+25 के समानुपाती होती है। अब अपने को निकालना, सब कुछ दिया हुआ है, जब 50 हर्ट्ज है तब कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर कोरोना हानि का मान कितना दिया हुआ है, तो कोरोना हानि बराबर 4 किलोवाट। तो आपको पूछा है जब 75 हर्ट्ज होगी तो उस समय कोरोना हानि का मान कितना होगा, कोरोना हानि का मान कितना होगा, तो ये तो कर ही लोगे आप, लिख दूं यहां पर, तो क्या लिखूंगा कोरोना हानि का मान, तो इसको मैं मान लूं, क्या मान लूं P2, इसको मैं मान लेता हूं P1, तो लिख दूं यहां पर P2 अपॉन P1 बराबर F प्लस, अब F का मान कितना है 75 प्लस 25 अपॉन, या ऐसे लिख दो F2 प्लस 25 अपॉन F1 प्लस 25, मान रखिए और कैलकुलेशन कीजिए। P2 अपॉन P1 का मान कितना है 4, F2 का मान कितना है 75 प्लस 25 अपॉन 50 प्लस 25, कैलकुलेशन कीजिए इसकी, तो P2 बराबर ऐड करेंगे कितना होगा 100 अपॉन 75 इंटू P1, P1 का मान कितना है 4, कितनी बार गया 3 बार, कितनी बार गया 4 बार, कितना आ गया 16/3, लगभग 5, तो है कोई ऑप्शन अपना, कितना आएगा 5.33 किलोवाट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, हाँ वेरी गुड, सही लिखा है कि कोरोना हानि हमेशा F+25 के समानुपाती होती है। तो ये आज के अपने न्यूमेरिकल थे, कौन कौन से टॉपिक थे अपने, एक तो केबल था, एक कोरोना हानि था, और एक अपनी सुरक्षा युक्तियां, 3 के ऊपर थे। अब इसमें भी आपको देखो, एक तो सुरक्षा युक्तियों में जो सर्किट ब्रेकर है उसके ऊपर ध्यान रखो, एक केबल के न्यूमेरिकल ध्यान रखो, एक यहाँ पर ये याद रखो कोरोना हानि वाला, बाकी यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत कम पूछते हैं, न्यूमेरिकल पावर सिस्टम में आते हैं तो जनरेशन से आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल बात करेंगे। धन्यवाद सभी को।